हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का पार्ट 27 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन है 1974, 1976, 1978, 1980। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974। 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रस्ताव पारित किया गया था 1974 में। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1974 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता दी और पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1974 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 में। इसी वर्ष मतलब 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO को मान्यता दी और पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन है KM मुंशी, दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा है जॉन मथाई और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आंसर इसमें नहीं है। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और अन्य मंत्रियों को देख लेते हैं फ्रेंड्स। रेल मंत्री उस समय कौन थे? जॉन मथाई थे। रक्षा मंत्री बलवंत सिंह थे। कृषि मंत्री BR अम्बेडकर और कानून मंत्री BR अम्बेडकर साहब थे और कृषि मंत्री जयराम दास थे। तो दोस्तों, इस समय जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी हैं। तो इन सबको आप याद रखेंगे। आगे देखिए, किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की है? किस विचारक ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की है? तो ऑप्शन है बार्कर, लियान डिग्बी, सर हेनरी मैन, मैकाइबर। तो किसने की है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक आधार पर संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना सर हेनरी मैन ने की। संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता की सर्वोच्च संप्रभुता शक्ति अखंडित होती है। यह एक इकाई है तथा व्यक्तियों और संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। जो संप्रभुता है वह एक इकाई है तथा व्यक्तियों और संघों में इसका क्या है? विभाजन नहीं हो सकता। जबकि मैन का कहना है कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि प्रधान कोई निश्चित व्यक्ति हो, ऐसा हमको उदाहरण नहीं मिलता है। व्याख्या देखिए, जब प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉस में निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को इसमें प्रतिपादित किया गया है, दिया गया है स्पिरिट ऑफ लॉज में। व्याख्या देख लीजिए,
मॉन्टेग्यू की प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। उनके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 अंगों या 3 भागों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में बांट देना चाहिए। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस विद्वान ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? किस विद्वान ने संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है? किसका वर्गीकरण किया है? तो राजनीतिक दलों का। किसके आधार पे? संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण किया है, बांटा है। तो कौन है? ऑप्शन है लुई ब्राइस, एच फाइनर, जेम्स जब, मारिस ड्यूअर जर। तो आंसर हो जाएगा मारिस ड्यूअर जर ने क्या किया है? संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया है। कौन किया है? तो मारिस ड्यूअर जर। याद कर लेंगे, थोड़ा नाम अटपटा है। संगठनात्मक ढांचे की प्रकृति के आधार पर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण मारिस ड्यूअर जर ने प्रस्तुत किया है। ड्यूअर जर ने इसके लिए 4 सुझाव दिए हैं। कौन कौन सा है? कास्कस, शाखा, सेल तथा मिलिशिया है। ड्यूजर के अनुसार 2 प्रकार की ही पार्टी होनी चाहिए। ड्यूजर के अनुसार 2 प्रकार की ही पार्टी होनी चाहिए। पहला है संवर्ग दल और जन दल, 2 है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? ये बताना है। नियमितताएं, अंत विषयक दृष्टिकोण, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता, विशुद्ध विज्ञान। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आप तीसरा हो जाएगा, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। ये विशेषता नहीं है राजनीतिक व्यवहारवाद की, और सब विशेषताएं हैं। इसमें देखते हैं, ईस्टर्न ने व्यवहारवाद की निम्न विशेषताएं बताई है। पहला बताया है नियमितताएं, दूसरा है मूल्य निरपेक्षता, तीसरा है अंतर विषयक, विशुद्ध विज्ञान, सत्यापन और तकनीकी। उन्होंने 6 प्रकार की लगभग में विशेषताओं को बताया है व्यवहारवाद को। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता जो ऑप्शन में है वो राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। व्यवहारवादी आंदोलन के जो प्रेरणा है वे डेविड ईस्टन को माना जाता है। प्रतिपादन इन्हीं को माना जाता है, डेविड ईस्टन को। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। दिया है विद्वान और उनके विचार। बेंथम का जो विचार है, क्या एक व्यक्ति एक वोट का है। जेएस मिल क्या दिए हैं, इनका विचार पारित मताधिकार है। GDH कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व है। जॉन लॉक का क्या अल्पसंख्यक प्रतिनिधि है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको आंसर दिख गया होगा कि 4 नंबर सुमेलित नहीं है। जॉन लॉक का सुमेलित नहीं है। इसमें जो सभी सुमेलित हैं तीनों, और ये आपका चौथा नंबर सुमेलित नहीं है। ए वाला आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक का क्या है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, ये सुमेलित नहीं है, ये उन्होंने विचार नहीं दिया है। यहाँ पे देखिए, जॉन लॉक ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का विचार नहीं दिया। जॉन लॉक ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का विचार नहीं दिया है। ठीक है, व्याख्या में देखिए। इसके अलावा बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट, जेएस मिल ने पारित मताधिकार, GDH कोल ने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का विचार दिया है।
वेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का, जे.एस. मिल ने पारित मताधिकार, जी.डी.एच. ने कोल जी.डी.एच. कोल ने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का विचार दिया है। इनको आप लिख लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, प्रौधा, माओ त्से तुंग। तो आंसर हो जाएगा प्रौधा। प्रौधा को यह विचार मतलब प्रौधा द्वारा यह विचार दिया गया था कि प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी का विचार प्रमुख अराजकतावादी विचारक प्रौधा का है, जिनकी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी है, जिसमें उन्होंने संपत्ति के अधिकार की आलोचना की। उनके अनुसार संपत्ति उसके स्वामी को अन्य लोगों पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने में सहायता करता है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये तो सभी को मालूम है, थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली का प्रतिपादन किया था। व्याख्या देख लीजिए। थॉमस हेयर हो जाएगा आंसर। थॉमस हेयर द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली का प्रतिपादन किया गया। इसके तहत दो तरीके अपनाए जाते हैं, सूची प्रणाली और एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली। ठीक है। भारत के संविधान में भी इस व्यवस्था को कुछ पदों के लिए निर्वाचन में अपनाया जाता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के निर्वाचन में, विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन में इन पद्धति को एकल संक्रमणीयता मत प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है। आखिरी है दोस्तों, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक कौन है? कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थन कौन है? आप ऑप्शन 1 देखिए, लियान डिग्वी। ऑप्शन 2 यहाँ पे उल्टा हो गया है, ऊपर नीचे हो गया। ऑप्शन 2 है D.G.H. कोल। ऑप्शन 3 है डिग्वी बेब। ऑप्शन 4 है J.S. मिल। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर, जो यहाँ पे तीसरा नंबर पे है, D.G.H. कोल। G.D.H. कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख समर्थक हैं। व्याख्या देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। G.D.H. कोल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख समर्थक हैं। प्रमुख समर्थक कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के कौन है? तो G.D.H. कोल हैं। उन्होंने लिखा है कि वास्तविक लोकतंत्र केवल एक सर्वशक्तिमान प्रतिनिधित्व सभा में नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व निकायों के एक संयुक्त संगठन में पाया जाता है। G.D.H. कोल ने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व को सच्चा तथा लोकतांत्रिक कहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपका लाइक करने से ये नहीं है कि हमको कोई वो होता है, बस एक होता है कि जो मेंटली सपोर्ट होता है वो हमको सपोर्ट मिल जाता है और हम वीडियो और बनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से ही मतलब हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितना वीडियो शेयर होगा कुछ लोगों को लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। तो दोस्तों, इसी तरह और आप लोगों को ये भी बता देना चाह रहे हैं कि जो DSSB है, DSSB की वैकेंसी आ चुकी है, इसमें स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है। तो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के लिए स्पेशल बीएड मांगता है। तो अगर आप लोग 1 साल का या 2 साल का स्पेशल बीएड जो किए हैं तो आप इस फार्म को ज़रूर भरें। तो दोस्तों,
ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और एक और सूचना देना चाह रहे हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। उस पर हम कुछ ना कुछ जो नोटिफिकेशन है वो डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत चीज़ों की जो है जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों सभी को नमस्कार।